दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 7 जुलाई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसको लेकर पूरे देश की नजर अभी बिहार की तरफ है। सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को विपक्षी पार्टियों की बैठक पटना में हुई थी। इससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। वहीं इस बीच टीवी चैनल टाइम्स नाउ भारत ने लोकसभा चुनाव के लिए एक सर्वे किया है। इस सर्वे में महागठबंधन को झटका लगा है। आइए देखते हैं कि इस सर्वे में एनडीए और महागठबंधन को कितने सीट मिली हैं। टीवी चैनल टाइम्स नाउ भारत के सर्वे में लोगों से यह पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। इसका परिणाम चौंकाने वाला है। सर्वे के अनुसार बिहार में महागठबंधन की बात करें तो 16 से 18 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती है। इसके साथ ही अन्य के खाते में एक सीट भी नहीं दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2023 के अनुसार योग्य परिवार को रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीदने का लाभ देने वाले राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया है। इससे पहले सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य किया था। राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों ही सरकार के द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए इन दोनों कार्ड को लिंक करने के लिए आखिरी डेट को बढ़ा दिया है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अब तक अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो आपको सरकार ने एक आखिरी मौका और दिया है। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी डेट को बढ़ाकर 30 सितंबर 2023 कर दिया गया है। इससे पहले इसकी आखिरी डेट 30 जून 2023 थी। आपको बता दें कि राशन कार्ड और आधार कार्ड उन लोगों को लिंक करना जरूरी है जो लोग अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं। सरकार दोनों कार्डों को इसलिए लिंक करवाना चाहती है ताकि लोगों को एक से अधिक राशन कार्ड लेने से रोका जाए और गरीबों की पहचान करके उन तक आसानी से राशन पहुंचाया जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली यह है कि अगर आप राशन कार्ड को आधार कार्ड को समय रहते लिंक कर लेते हैं तो आपको इसके लिए एक भी रुपये देने की जरूरत नहीं है। लिंक करवाने के लिए बस आपको अपने नजदीकी राशन ऑफिस जाना होगा। अगर आप दोनों कार्ड को लिंक करने के सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप इसे आसानी से घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। लिंक करने के लिए आपको सरकार की आधिकारिक वेबसाइट food.wb.government.in पर जाना होगा। जहां दोस्तों आप बात करते हैं कि एक अध्ययन के अनुसार दशक के अंत तक भारत में अति अमीर परिवारों की संख्या में 5 गुना वृद्धि देखी जाएगी और वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा जो देश के सबसे गरीब लोगों का घर है। पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी एंड इंडियाज सिटीजन एनवायरनमेंट द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि प्रति वर्ष 20 मिलियन रुपए से अधिक कमाने वाले अति अमीर परिवारों की संख्या 2021 तक 5 वर्षों में लगभग 2 गुनी होकर 1.8 मिलियन हो गई है। गांव में ऐसे परिवारों की वृद्धि 14.2%, जबकि शहरों में ये 10.6% थे। 25 राज्यों में 40,000 से अधिक लोगों का सर्वेक्षण करने वाले थिंक टैंक के अध्ययन से पता चला है कि ग्रामीणों के क्षेत्रों में तेजी से विकास के कारण 2031 तक सुपर अमीर घरानों की संख्या बढ़कर 9.1 मिलियन हो जाएगी। संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रिपोर्ट के लेखक राजेश शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग तेजी से व्यावसायिक कृषि व्यवसायों के साथ साथ गैर कृषि गतिविधियों में भी लगे हुए हैं। नौकरियां और छोटे व्यवसाय पैदा कर रहे जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। वैश्विक धन प्रबंधक और विदेशी बैंक भारत में विस्तार कर रहे क्योंकि देश करोड़पतियों की बढ़ती संख्या का घर बन गया है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का अनुमान है कि भारत ने 2018 और 2022 के बीच हर दिन 70 नए करोड़पति बनाए, जिससे देश पर ध्यान गया क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बढ़ते उपभोक्ता बाजार को दोहन करना चाहती है। बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ साथ जो लग्जरी कारों और विदेशी छुट्टियों पर खर्च कर रहा है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गौतम अडानी जैसे अरबपतियों की भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। यह जहां देश की विकास क्षमता को रेखांकित करता है वहीं यह देश में बढ़ती असमानता को भी उजागर करता है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि देश की 432 मिलियन की मध्यम वर्ग की आबादी $6,000 से $36,000 के बीच सालाना कमाई करती है, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली श्रेणी है और 2031 तक 715 मिलियन तक
पहुंचने का अनुमान है। $1520 से कम आय वाले निरक्षरित वर्ग उस समय तक आधे से अधिक घटकर 69 मिलियन रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पति पत्नी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इन दिनों ज्योति मौर्य की बेवफाई व उनके पति आलोक को लेकर तरह तरह की मीम्स भी बना रहे हैं। कुछ लोग ज्योति मौर्य की तो कुछ आलोक मौर्य की तरफदारी कर रहे हैं। हालांकि अब ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसडीएम ज्योति मौर्य का मायका वाराणसी में है। वह बहुत ही साधारण परिवार से है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की शादी को 13 साल हो गए हैं। आलोक व ज्योति मौर्य की शादी 19 नवंबर 2010 को हुई थी। आलोक 2009 से पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हुए थे। वहीं शादी के बाद ज्योति ने पति आलोक से कहा कि उसका सपना सरकारी अधिकारी बनने का है। ज्योति की बात सुनकर आलोक उसके सपने को पूरा करने में लग गया। कर्ज लेकर ज्योति को कोचिंग आदि कराई। ज्योति ने भी 2015 में पीसीएस परीक्षा पास कर 16वीं रैंक हासिल की और एसडीएम बनी। इस दौरान दोनों को जुड़वा बेटियां भी हुई। हर तरफ खुशी का माहौल था। हालांकि कुछ दिन बाद ही पति पत्नी में विवाद होने लगा। पति आलोक का कहना है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति उसे हीन भावना से देखने लगी। उसे खराब लगता था कि उसका पति एक सफाई कर्मचारी है। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य का अफेयर चलने लगा। आलोक का आरोप है कि इस बीच का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अफेयर चलने लगा। उसे जब इस बात की जानकारी हुई तो अपनी दोनों बेटियों का वास्ता देकर विरोध करने लगा। बावजूद इसके जब ज्योति नहीं मानी तो उसने ज्योति व मनीष की पर्सनल चैट को पब्लिकली कर दिया। इतना ही नहीं, उसने ज्योति की उस डायरी को भी सार्वजनिक कर दिया जिसमें लेन देन का हिसाब लिखती थी। आलोक का आरोप है कि ज्योति रिश्वत भी लेती है। आलोक का कहना है कि मनीष भी शादीशुदा है। आलोक को अपने मर्डर का डर है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार 7 जुलाई को राज्य के सभी जिलों में हल्की से भारी बारिश तक की चेतावनी दी गई है। बिहार के 4 जिलों में आज भारी वर्षा होगी। इनमें मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज शामिल है। भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में मध्यम से लेकर भारी वर्षा के संकेत हैं। इन सभी जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के सीतामढ़ी, दरभंगा और शिवहर जिले में भी मध्य स्तर की वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। दक्षिण बिहार की बात करें तो रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले में भी मध्यम स्तर की वर्षा के साथ वज्रपात की संभावना है। राजधानी पटना में वर्षा के संकेत नहीं है, लेकिन जिले के 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बीते बृहस्पतिवार को राज्य के 27 जिलों में वर्षा हुई है। इनमें 5 जिलों में भारी बारिश हुई है। मधुबनी जिले के सभी स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। मधुबनी के मधेपुर में 178.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले के पुलपुरास में 148.2 मिलीमीटर, झांझापुर में 140.0 और पंडोल में 89 मिलीमीटर वर्षा हुई है। सुपौल के निर्मली में भी 117.2 मिलीमीटर, दरभंगा के धनसपुर में 83.6, औरंगाबाद के दाऊद नगर में 80.2, किशनगंज में 89.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। बांका में 63.4 मिलीमीटर, बक्सर में 63.0, गया के टोकरी में 58.6, जहानाबाद के मखदूमपुर में 58.6, पटना के बिहटा में 56.0, मुंगेर के तारापुर में 55.8 मिलीमीटर और गोपालगंज में 52.8, भागलपुर के सुल्तानगंज में 51.6, रोहतास के दिनारापुर में 45.6 मिलीमीटर के साथ मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा सहरसा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, नवादा, शिवहर, कैमूर, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, भोजपुर और जमुई में हल्की बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी के एक एमएलसी बुलडोजर एक्शन के दायरे में आ गए हैं। मामला गोपालगंज से जुड़ा है, जहां राजीव सिंह के आलीशान मकान के 4 दीवारी और गेट पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ स्थित बीजेपी एमएलसी राजीव सिंह का आवास है। जिला प्रशासन का कहना है कि NH 27 की जमीन का अतिक्रमण कर बीजेपी एमएलसी ने मकान का बाउंड्री कराया था। इसके लिए उन्हें
पहले ही नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया, जिसके बाद आज शाम में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। गोपालगंज के सदर अंचल के सीओ राकेश कुमार का कहना है कि अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस कर दिया गया था। इसके बाद जेसीबी से अतिक्रमण को खाली कराया गया। उन्होंने कहा कि पहले राउंड में NH 27 की जमीन को अतिक्रमण करने वाले 149 लोगों के घरों दुकान से अतिक्रमण हटाया गया। दूसरे राउंड में 28 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर NH की जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस मामले में बीजेपी के MLC राजीव सिंह ने कहा कि अतिक्रमण खुद हटाने के लिए बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल DM से मिला था और 2 दिनों का वक्त मांगा था। MLC ने कहा कि आज सुबह से उनका मजदूर लगा हुआ था और अतिक्रमण को हटा रहा था। इसके बावजूद शाम में 4:30 बजे जिला प्रशासन के अधिकारी 2 JCB लेकर पहुंचे और आनन फानन में मकान की बाउंड्री वाल और गेट को तोड़ दिया। MLC जिला प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंजारी मोड़ से लेकर RR मोड़ तक कई रसूखदार हैं जिन्होंने NH 27 की जमीन को अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन उन पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। MLC ने पूरे मामले में सरकार के इशारे पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य महकमे की कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है और स्वास्थ्य मंत्री लगातार व्यवस्था में सुधार और साथ साथ युवाओं को रोजगार देने की बात करते रहते हैं। इसी कड़ी में अब फार्मासिस्ट की नियुक्ति को लेकर सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर बहाली निकली है। दरअसल बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से फार्मासिस्ट के पदों पर नियुक्ति को लेकर गुरुवार से ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट ओपन की जा रही है। इसके जरिए राज्य में कुल 1539 फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर तकनीकी सेवा आयोग ने वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी, B फार्मा और M फार्मा की डिग्री हासिल की है, उन सभी को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दे दिया गया है। मालूम हो कि तकनीकी सेवा आयोग द्वारा फार्मासिस्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पहली बार 5 अप्रैल 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। हालांकि उस दौरान केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों को अवसर दिया गया था, जबकि B फार्मा और M फार्मा के अभ्यर्थियों को इससे अलग रखा था, लेकिन इस बार इन लोगों को भी मौका दिया गया है। आपको बताते चले कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा गुरुवार से सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन का रास्ता खोल दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई तक निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को आदेश दिया था कि 1 जुलाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को आदेश दिया था कि 1 जुलाई 2023 के पहले 12वीं के बाद B फार्मा और M फार्मा के अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद आयोग द्वारा ये आदेश निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि राज्य में एथेनॉल प्रोत्साहन नीति 2021 से प्रभावी है। अब सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए एथेनॉल के अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृत की गई है। इसके तहत बायोफ्यूल्स उत्पादन प्लांट लगाने वालों को प्लांट एवं मशीनरी की लागत 15% अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के तहत आवेदन करने वाले इकाइयों के लिए आवेदन करने का अंतिम तिथि को 1 वर्ष के लिए विस्तार भी दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बताया कि बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू होने से बायोफ्यूल्स के उत्पादन से जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। साथ ही प्रदूषण में कमी आएगी और किसानों को उनके गन्ना का शीघ्र भुगतान होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कई लोग बाबा नगरी देवघर जाते हैं। पटना से देवघर जाने के किराए में पहले दिन 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल विमान का किराया 2848 रुपये हो चुका है। मालूम हो कि सामान्य दिनों में विमान का किराया 1800 रुपये के आसपास होता है, लेकिन फिलहाल सावन के शुभारंभ के साथ ही इसकी कीमतों में इजाफा हो गया है। वहीं आने वाले दिनों में टिकट की कीमतों में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है।
इंडिगो की ओर से कुछ महीने पहले ही पटना से देवघर के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी। इस सावन में पहली बार भक्त पटना से देवघर जाने वाली फ्लाइट सेवा का इस्तेमाल करेंगे। ये विमान लोगों के लिए 4 दिन के लिए उपलब्ध है। सोमवार, रविवार, बुधवार और शुक्रवार के विमान उड़ान भरती हैं। राजधानी पटना से देवघर की दूरी 1 घंटे में तय की जा सकती है। 12:35 में यह पटना से निकलकर 1:35 पर देवघर पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि यूपी के पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उनके पति ने शिकायत करी हुई है, वहीं अब दूसरी ओर भीम आर्मी ने भी शिकायत एमएलसी बरेली को दे दी है। भीम आर्मी के मंडल अध्यक्ष का कहना है कि ज्योति मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह जाति सूचक शब्द कहती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर भीम आर्मी भी अब मैदान में कूद गई है। आपको बता दें कि भीम आर्मी ने एक पत्र एसएसपी बरेली प्रभाकर चौधरी को दिया है और अपने पत्र में बताया कि ज्योति मौर्य पत्नी आलोक मौर्य, जो वर्तमान में शुगर मिल रोगी खंडा थाना देवरिया जिला बरेली में प्रधान प्रबंधक के पद पर तैनात है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह समस्त वाल्मीकि समाज को भंगी कहकर अपमानित कर रही है, जिससे संपूर्ण दलित समाज में आक्रोश पनप रहा है। इसको लेकर ज्योति मौर्य पीसीएस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के अरवल जिले के एक किसान के बेटे को 1,75,00,000 की फेलोशिप मिली है। अब वह अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई करेगा। आलोक कुमार अरवल भितरा गांव का रहने वाला है। इनके पिता रणधीर कुमार पेशे से एक किसान है और मां आंगनबाड़ी में सेविका है। अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में चयनित होकर अरवल जिले के भितरा गांव निवासी 23 वर्षीय आलोक कुमार ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। आलोक की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि अपनी पीएचडी की पढ़ाई के दौरान उन्हें लगभग 2,50,000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के साथ प्रेसिडेंशियल फेलोशिप और फ्री ट्यूशन का भी लाभ मिलेगा। किसान रणधीर कुमार का बेटा आलोक अब अमेरिका में पढ़ाई पूरी करेगा। इससे परिवार के लोग काफी खुश है, वहीं इलाके में लोग भी काफी उत्साहित है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में मौसम का कहर लगातार जारी है। एक तरफ मानसून की बारिश में लोगों को जहां राहत दी है, वहीं आए दिन वज्रपात की चपेट में पड़कर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बुधवार को भी ठनके की चपेट में आकर करीब आधा दर्जन लोगों की भी मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मधुबनी, भागलपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, कटिहार, रोहतास में ठनके की चपेट में आकर करीब 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। इसमें एक मामला मंगलवार का है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश में किसानों के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं है। किसान कई तरह के वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस बीच एक ऐसे भी किसान हैं जिनके एक प्रयोग से पूरे देश में चर्चा हो रही है। बिहार के चंपारण जिले के छपरा पंचायत के सागर चुरामन गांव के रहने वाले किसान प्रयाग देव सिंह इन दिनों सुर्खियों में है। हर किस्म की फसल उगाने के तौर पर उनको पहचाना जाता है। ऐसे ही प्रयाग देव ने हरे धान की खेती शुरू कर दी है। किसान प्रयाग देव कई तरह के धान फसलें उगा रहे हैं। इसमें काला चावल, हरा चावल, मैजिक राइस जैसे तमाम किस्में शामिल हैं। हरा चावल की खुशबू बागमती चावल की तरह है। सिंह ने बताया कि मिनरल्स और विटामिन से भरपूर इन चावलों का इस्तेमाल कई रोगों की पीड़ित मरीजों के लिए फायदेमंद साबित होता है। किसान सिंह ने काले, हरे, लाल और मैजिक चावल के साथ साथ अंबे चावल का भी खेती करते हैं। इनकी खेती पूरी तरह से जैविक तरीके से की जाती है। किसान प्रयाग देव सिंह के मुताबिक हरा चावल सिर्फ एक चावल नहीं है, बल्कि ये किसी औषधि से कम नहीं है। ये शुगर के मरीजों के बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि चावल आमतौर पर 500 रुपये किलो बिकता है। हरे चावल में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं। इसकी फसल 170 दिन में तैयार हो जाती है। वहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हरे चावल से कई बड़ी बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कैंसर जैसे मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए ये किसी रामबाण से कम नहीं है। बारिश में घर से आ रही बदबू करे या उपाय, फौरन पूरे घर में फैल जाएगी खुशबू। किसान प्रयाग देव कई तरह के चावल उगाते हैं। काले चावल के बारे में बात करते हुए सिंह ने कहा कि काला चावल 2 तरह का होता है। एक 160 दिनों में पककर तैयार हो जाता है, वहीं दूसरा 110 दिनों में तैयार होता है। इनके दानों में अंतर देखा जा
सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। यह चावल डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है। वहीं लाल चावल हार्ट कैंसर और शुगर आदि रोगों से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद होता है। ये 110 दिनों में तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने आज शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा किया था। गलत आदमी पर भरोसा कीजिएगा तो फल आपको ही भुगतना होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की मारपीट होना पूरी तरह से गलत है। बिहार में लोग रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं और यहाँ की सरकार ने डोमिसाइल नीति ही बदल दी है। अब बिहार के लड़के बाहर जाकर मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा अन्याय और ज्यादती बिहार के बच्चों के साथ और क्या हो सकती है। समस्तीपुर के पटोरी में पत्रकारों से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि 2020 के चुनाव में नियोजित शिक्षकों ने आंख बंद कर तेजस्वी यादव पर भरोसा किया। आज उनकी ही पार्टी के नेता शिक्षा मंत्री भी है, इसके बावजूद नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया गया। अब शिक्षकों को लग रहा है कि इनके साथ विश्वासघात हो गया। बिना सोचे समझे अगर किसी का दामन पकड़ लीजिएगा तो आपके साथ यही होगा। गलत आदमी का समर्थन करिएगा तो गलत नतीजा ही निकलेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इससे पहले 2015 के विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के सुशील कुमार मोदी थे। ऐसे में शिक्षकों ने इन पर भरोसा किया था और भाजपा को समर्थन दिया। 2 वर्ष के बाद जब से सत्ता में आए और डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में राजनीतिक दलों को भी मालूम है कि वे चाहे लाठीचार्ज करें या फिर लोगों को जेल में डाल दें, जनता उन्हीं लोग जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट उन्हीं को देंगे जिनको देते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं 1 साल से बिहार के लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर गलत व्यक्ति गलत आश्वासनों पर भरोसा करेंगे तो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए समस्या होनी ही है। जहाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के राज्य सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाती है। ऐसी एक योजना मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना है। इस योजना के तहत किसानों को 1 हेक्टेयर में फलदार पौधे लगाने पर 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना से पिछले कुछ सालों में किसानों की आय में वृद्धि हुई है। हालांकि बिहार सरकार केवल आम, अमरूद, लीची, आंवला, कटहल और केले के पौधे लगाने पर ही सब्सिडी देगी। अगर किसानों को 1 हेक्टेयर की जमीन पर पौधे लगाने में 1 लाख का खर्च आता है तो ऐसे में सरकार उसे 50,000 रुपये की सब्सिडी देगी। इस बात की जानकारी बिहार के कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय ने ट्वीट करके दी है। दरअसल इस योजना का उद्देश्य राज्य में पेड़ पौधों के साथ किसान की आय बढ़ाना है। हालांकि आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। इसके अलावा आप प्रखंड के उद्यान पदाधिकारी या जिले के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि टमाटर और हरी मिर्च के बाद अब अदरक के भाव में भी आग लग गई है। सब्जी की तो छोड़िए, अब चटनी की भी जायका बिगड़ रहा है। मंगलवार को बेंगलोर से पहुंचे टमाटर का थोक भाव 105 रुपए प्रति किलो और फुटकर 130 से 140 रुपए रहा। इधर बारिश की शुरुआती सीजन में सरगुजा जिले के स्थानीय टमाटर की फसल को क्षति पहुंचाने के साथ ही टमाटर में गलन और दाग लगने के साथ गुणवत्ता काफी खराब हुई है। इसके बावजूद स्थानीय टमाटर का भी थोक भाव 60 रुपए प्रति किलो की दर पर है, जबकि गुणवत्ताहीन लोकल टमाटर फुटकर में 75 से 80 रुपए किलो रहा। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में लोकल टमाटर की फसल लगभग खात्मे की स्थिति में है और अगली फसल में विलंब की संभावना है। सब्जियों के थोक व्यापारियों के मुताबिक अंबिकापुर शहर में हर रोज लगभग 3 से 4 ट्रक टमाटर की खपत होती है, मगर मौजूदा समय में बारिश के कारण टमाटर की फसलें खराब होने और दाम में बढ़ोतरी के कारण 1 ट्रक की उपलब्ध हो पा रही है। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं होने से कीमत लगातार बढ़ रहा है। इधर हरी सब्जी के दाम में बेतहाशा वृद्धि होने का लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है, जिस कारण लोगों को सब्जियों की मात्रा में कटौती करनी पड़ रही है। महंगाई के चलते सब्जी का जायका बिगड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार क्षेत्र में बेंगलोर की लाल गुणवत्ता वाले टमाटर की कीमत थोक में 130 से 140 रुपये, जिसकी वजह से सब्जी मंडी कंपनी बाजार के थोक सब्जी व्यापारियों के द्वारा बेंगलोर से 1 ट्रक टमाटर मंगाए जा रहे हैं। 1 ट्रक में 700
ट्रे टमाटर आता है। दूसरे प्रांतों में कीमत अधिक होने के चलते व्यवसायी अंबिकापुर में मात्रा 250 से 300 ट्रे की ही नीलामी कर रहे हैं, जबकि शेष टमाटरों की पिकअप के माध्यम से बाहर भेज दिया जा रहा है। टमाटर की कीमत में उछाल के साथ ही अब अदरक और हरी मिर्च के भाव ने भी लोगों को चौंकाया है। अंबिकापुर के सब्जी मंडी कंपनी बाजार में अदरक 200 रुपये प्रति किलो की 10 से थोक में बिका और फुटकर में 250 से 260 रुपये प्रति किलो की दर रहा। इसी प्रकार हरी मिर्च की कीमत में 7वें आसमान पर है, ये भी 110 रुपये थोक और 180 से 200 रुपये की फुटकर कीमत के साथ बिका। इसके अलावा भिंडी, परवल, बरबट्टी, डोरका, करेला, फूलगोभी, बैगन सहित अन्य सब्जियों का फुटकर भाव भी 65 से 70 रुपये प्रति किलो है, जिस कारण बढ़ती महंगाई से लोगों की थाली का स्वाद भी बिगड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि के पाठक शिक्षा मंत्री विवाद में सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं। शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जारी विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका संज्ञान लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने के पाठक को तलब किया है। सीएम आवास में आपात बैठक बुलाई गई है। अब बैठक में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मौजूद है। वहीं जदयू अध्यक्ष ललन सिंह भी सीएम आवास पहुंचे हैं। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपर मुख्य सचिव के पाठक को भी तलब किया है और सीएम आवास बुलाया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह और वित्त मंत्री विजय चौधरी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि अब यह मामला पूरी तरह से सुलझ सकता है। वहीं बैठक में चंद्रशेखर और के पाठक के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई। हालांकि बैठक के बाद सीएम आवास से बाहर निकले मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षा विभाग के डेवलपमेंट को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। के पाठक मुख्यमंत्री आवास में मौजूद थे या इसकी जानकारी नहीं है। पीठ पत्र विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे अभी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षा विभाग के अपर सचिव को कामकाज पर सवाल उठाते हुए पीठ पत्र लिखा था। इस पीठ पत्र में आरोप लगाया था कि बिना मंत्री में से बातचीत किए विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक फैसले ले रहे हैं, जिससे सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विभाग की तरफ से मंत्री पीठ पत्र का जवाब देते हुए के पाठक ने चंद्रशेखर के आपात सचिव पर ही सवाल उठा दिया है और शिक्षा विभाग ने उनकी एंट्री पर रोक लगा दिया है। इस बीच शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी मुलाकात की। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। राज्य में कहीं भी शराब पीना या इससे जुड़ी किसी भी तरह का कोई भी कारोबार करना गैर कानूनी माना गया है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन इस कानून के उल्लंघन का मामला निकलकर सामने आता है। अब बगहा से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जो इस कानून के पोल खोल रही है। दरअसल बगहा के हरिनगर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने जमकर हंगामा किया है। इसकी वजह को यात्री नहीं बल्कि वहां का बुकिंग क्लर्क बताया जा रहा है, जो शराब के नशे में धुत अर्धनग्न अवस्था में बुकिंग हाउस में सोया हुआ था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई है और कई लोगों को बिना टिकट के ही अपना सफर तय करना पड़ा। अब इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में ये नजर आ रहा है कि हरिनगर रेलवे स्टेशन पर एक टिकट बुकिंग क्लर्क का नशे में धुत होकर ड्यूटी कर रहा है। ये ना तो सही तरीके से किसी का टिकट काट रहा है और ना सही से कई जगह पर ठीक तरीके से बैठ ही पा रहा है, जिसके कारण यात्री को बिना टिकट के यात्रा करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि हरिनगर रेलवे स्टेशन पर कार्यरत टिकट बुकिंग क्लर्क रोशन सिंह ने नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में ड्यूटी कर रहा था। यात्रियों के शोर मचाने के बाद भी बुकिंग क्लर्क ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा था। केडीबी लाइव बिहार के इस वायरल वीडियो की सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। इधर जब बुकिंग क्लर्क वापस नहीं लौटा तो वहां मौजूद लोगों ने उसका वीडियो बना लिया और इससे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि वायरल हो गया। इससे रेलवे स्टेशन पर सुबह ही टिकट बुकिंग काउंटर पर सैकड़ों यात्री गोरखपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का टिकट लेने के लिए कतार में खड़े रहे, लेकिन ड्यूटी पर उपस्थित बुकिंग क्लर्क रोशन सिंह नशे में धुत होकर सोता रहा। इस लापरवाही के कारण घंटों यात्री परेशान रहे। अब यात्रियों ने रेल प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक देश एक कानून के उद्देश्य से लाई जा रही सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी पर इस समय चर्चा जोरों पर है। विधि आयोग ने यूनिफॉर्मिटी पर देश की सलाह मांगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मंच से इसकी पुरजोर वकालत की। कुछ मुस्लिमों को इसका विरोध करते भी देखा जा रहा है। आधिकारिक तौर पर किसी मुस्लिम संगठन ने इसका विरोध तो नहीं किया, मगर मीडिया से बातचीत में कुछ लोगों ने अपनी राय जरूर रखी है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक मौलाना का वीडियो तेजी से जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में मौलाना मुस्लिम समुदाय से पूछ रहे हैं कि आखिर आप यूसीसी के विरोध में आगे क्यों आ रहे हैं। मौलाना ने कहा कि किसी चीज पर अपनी राय देने के लिए सबसे पहले तो उस चीज का सामने होना आवश्यक है। जैसे विधि आयोग की ओर से यूसीसी पर कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया गया है, इस पर कोई प्रस्ताव अभी तक पेश नहीं किया गया है। आयोग ने 14 जुलाई तक देश की जनता से राय मांगी, जिसके बाद प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। मौलाना ने कहा कि अभी तो ये भी पता नहीं कि यूसीसी आखिर कैसा होगा। वीडियो में मौलाना ने आगे कहा कि यूसीसी बेमकसद की बात शुरू की गई और तमाम तबके को चिंता में डाल दिया गया है। मुस्लिम समाज में मौलाना कहते हैं कि आप इत्मीनान रहिए, मुतमईन रहिए, आप अपने राय देने में जल्दीबाजी मत करिए, अपने आप को मजबूत रखिए, घबराइए नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप इत्मीनान से अपनी जगह पर रहिए, समय आएगा तब देखा जाएगा। पहले तो ये देखा जाएगा कि सरकार क्या करते हैं। विभिन्न धर्मों में भी कई ट्रेडिशन है, पहले ये तो देखा जाएगा कि वो सरकार सभी को कैसे एक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था अपडेट। आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।